हाय डियर माय स्टूडेंट्स। मैं अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेस में आप सबको स्वागत करता हूं। मैट्रिक 10 क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथ का लेकर आया हूं, जो ये 2014 में द्वितीय पाली की सेकेंड सिटिंग में मतलब पूछा गया प्रश्न है, जो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। जो ये आप इसे पूरा का पूरा वीडियो देखें ताकि क्वेश्चन बैंक का भी कुछ सवालें एग्ज़ाम में पूछता है, जो इससे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सबको रिवीजन करा देना चाहता हूं ताकि आप ये मतलब तैयारी करके उसे जाएं और अच्छा ढंग से आपका एग्ज़ाम में लिखा जा सके। चलिए, मैं समय को न गंवाते हुए मैं अपने क्वेश्चन की ओर चलता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक मिनट हो जाइए, एक्स स्क्वायर -3x + 5 का मूल्य हो तो 1/α + 1 बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, 1/α + 1 बीटा बराबर क्या होता है, -b/c होता है। तो b का मान दोस्तों यहाँ पर दिया है आपका -3 दिया है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ऐसे। और c का मान कितना दिया है आपका 5 दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्य क्या होगा। तो इसका मैं दो तरीका बताऊंगा दोस्तों। पहला तरीका ये है कि आप क्वेश्चंस को गुणनखंड तोड़कर बना सकते हैं। दूसरा है कि ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें का बारी बारी से आप इस शून्य का जो गुणनखंड है, शून्य जिससे निकलना वाला गुणनखंड है, उस पर आप बारी बारी से मान रखेंगे तो वो निकल सकता है। तो देखिए, आप चाहेंगे तो इसका गुणनखंड भी से कैसे बनाएंगे, तो जो 2 है ना, उसको ऐसा आप 2 गुणनखंड तोड़िए जिसको गुना कर दिया जाए ना तो 2 आ जाए। देखिए दोस्तों, गुना करने पर 2 आ जाएगा। अगर हम जोड़ दें तो 3 आ जाना चाहिए। देखिए, जोड़ने पर 3 आएगा, आ सकता है ना। तो दोस्तों, आप आप क्या करेंगे, आप 1 और 2 को ये अगर निकालते हैं तो आपका गुणनखंड निकलेगा। ये है गुणनखंड का, लेकिन शून्यक यदि निकालेंगे तो चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा डी। तो मैं इस तरह से आपको कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर समझ में आएगा। नहीं तो ये ऑप्शन ए में जो 3 और 2 दिया उस x की जगह पर रखिए। अगर उसका आंसर 0 के बराबर जाएगा तो वो भी शून्यक हो जाएगा। शून्य का मतलब कि उसका मान रखने से शून्य के बराबर आ जाए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करता है और एक चक्कर में 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा में मिलता है लोग। तो तीनों को एक प्रस्थान बिंदु पर मिलना हो तो कितना समय लगेगा। तो देखिए, जब दोस्तों प्रस्थान बिंदु की बात करता है तो ऐसे सवाल के लॉसन निकालना पड़ता है, क्योंकि वो तीनों किसी न किसी एक जगह पर जरूर मिलेगा। तो उसके लिए हम लॉसन निकालते हैं। तो 1, 3 और 5 तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जब लॉसन नहीं होता है तो डायरेक्ट इसको गुना कीजिएगा तो 5 15 आंसर करेक्ट आएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 3 4 0 3 4 5 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, बहुलक कहता है कि दी गई चर मान में जो सर्वाधिक बराबरता होती है तो वह सर्वाधिक बराबरता वाला चर मान बहुलक कहलाता है। तो इसमें 3 का भी बराबरता 2 बार है, 4 का भी बराबरता 2 बार है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर जो है करेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को क्लियर आंसर नहीं मिल पाया। अब पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, सभी वर्ग क्या होते हैं, मतलब सभी वर्ग होते क्या है। तो पहला दिया समरूप
दूसरा सर्वगांसम, तीसरा समानुपाती, चौथा इनमें से कोई नहीं। समरूप का मतलब पहले दोस्तों समझिए, वैसा आकृति जिसका माप और माने दो आकृति का माप क्या होना चाहिए, असमान हो, लेकिन आकृति सेम होना चाहिए, उसको हम समरूप कहते हैं। कहने का मतलब है आकृति सेम हो पर उसका माप असमान हो, तो उसको हम लोग कहेंगे समरूप। सर्वगांसम कहता है कि आपका आकृति और माप दोनों सेम होना चाहिए, उसको हम सर्वगांसम कहते हैं। समानुपाती का मतलब होता है कि जब दो आकृति यदि जो देता है उसकी दोनों भुजाएं समान अनुपाती मिलता हो, और डी में इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो सकता है। तो देखिए वर्ग की जब चर्चा किया है तो वर्ग में ये नहीं बताया है कि 1 सेमी त्रिज्या का, कि 2 सेमी त्रिज्या का, कि 5 सेमी त्रिज्या का, तो हम इस रूप से हम कह सकते हैं कि इसका वर्ग का माप असमान हो गया, पर वर्ग ही है, इसलिए वर्ग क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है दोस्तों। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -10,6 तथा 6,-10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होता है। तो दोस्तों मध्य बिंदु का सूत्र याद अगर नहीं है तो दोस्तों सुनिए, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + y1/2, ठीक है, x1 प्लस और x2 + y2/2 होता है। तो इसी पर अगर हम मान पुट करेंगे तो -10 और +6 अब बटा 2 कर देंगे तो मेरा आएगा 4/2 आएगा, कटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। पहला मिल गया मेरा -2, तो देखेंगे ऑप्शन में क्या है, -2 मिल गया। उसी तरह 6 और -10 को करेंगे तो 6 में 10 घटेगा तो -4 आएगा, दूसरे में तो -2 आएगा, नहीं आपका आंसर राइट डी हो रहा है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। देखो परिधि जब पूछता है तो त्रिज्या अपरिवर्तित रहता है, तो पहले का बोला है नए का, तो नए का 3 गुना कर रहा हूँ, तो पहले 3, उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, पुराने वृत्त की चर्चा, तो पुराने वृत्त की त्रिज्या तो 1 होगा, इसीलिए इसका अनुपात आएगा 3:1। दोस्तों ये हम जानता हूँ बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखेंगे तो जरूर समझ में। कहने मतलब शॉर्ट पर अगर वीडियो शॉर्ट अगर नहीं समझे तो एग्जाम में 50 क्वेश्चन नहीं बल्कि 100 क्वेश्चन है, और 100 में आपको 50 बनाना है, तो कितना आप स्लोली समझिएगा, इसलिए फास्ट समझना पड़ेगा। देखिए अगर पूरा फुल डिटेल्स में समझेंगे तो पुराने वृत्त की परिधि 2πr होता है, पुराने वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो आप देखेंगे 2πr, ये नया वृत्त, पुराना वृत्त का लिखे, हम नया वृत्त का R1 ले लेते हैं, 2πr2 ले लेते हैं, तो 2π से 2π कट जाएगा, तो R1 मेरा 3 गुना बोला था 3x, मान लीजिए x हुआ 3x, 1x हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 3:1 नहीं आ गया। इस तरह से भी हम बना सकते थे। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट चलेंगे 8वां क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देखो दोस्तों पहले यहाँ घटना की प्रायिकता क्या है, यहाँ तो ये समझना, प्रायिकता जो होता है जो घटित मान होता है, जो संभावना की घट सकता है, संभावना, और प्रायिकता का मान जो होता है कभी भी 0 से 12 या बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो देखना है यहाँ 1 संभव है, 1 आ सकता है, 0.1 ये भी आपका 1 से छोटा है, ये भी संभावना आ सकता है। उसके बाद में -7 ये संभावना नहीं है, क्योंकि -7 0 से भी छोटा हो गया, जबकि बोला 0 से बराबर या बढ़ाना चाहिए, यानी आपका यही राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा हो, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें। मैं 9वां क्वेश्चन चल रहा हूँ, यदि √3 sec θ
+2 दिया है, तो थीटा का मान बताइए। देखिए दोस्तों, आप देखेंगे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 ये √3 है, इधर आकर गुना हो जाएगा, तो 2/√3। अब आप जरा सोचिए कि सेक थीटा लिखना चाहिए, मिस्टेक से लिखा गया है, कट कर देता हूँ। देखिए सेक थीटा मतलब होता है, सेक थीटा ऐसे होना चाहिए, सेक थीटा मतलब होता है 2 √3 ना क्या आकर मतलब भागा हो जाएगा, तो 2/√3 सेक में किसका मान होता है। तो देखिए कॉस 60 का कॉस का ये उल्टा है, तो कॉस में कॉस 30 का मान देखा जाए तो 2/√, कॉस 30 का √3/2 होता है, तो उसका उल्टा करेंगे तो सेक 30 का मान होगा। तो क्या ऑप्शन में सेक 30 दिया है, तो दोस्तों यहाँ दिया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात देखिए 10 में आ रहा है, सेक स्क्वायर बटा 1 + कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सेक स्क्वायर ए बोला है, अब बटा सबका 1 + कॉट स्क्वायर का, तो मैं कह सकता हूँ कि सेक स्क्वायर जो होता है वो तो ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर बटा कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, सुपर हेक्सागोन का अगर तरीका याद हो, सुपर हेक्सागोन में पढ़ाया जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने क्या निकाला इसके बराबर, सॉरी, हमने निकाला सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखते हैं तो सेक का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर, और साइन कॉसेक का उल्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए दोस्तों, सुपर हेक्सागोन का अगर तरीका से अगर समझते हैं तो डायरेक्ट उससे एग्जैक्टली समझ आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में कमेंट में आप बताइए, तो मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ समझा कर कि सुपर हेक्सागोन क्या होता है, उसके जरिए ऑल ट्रिग्मेट्रिक समाप्त कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में, इसका आंसर क्या होगा, 30 डिग्री राइट, सॉरी, इसका आंसर राइट होगा tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आइएगा, 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए हमने इसके बारे में अगर कहूँ तो जिसका हर 2 या 5 या ओनली फॉर 5 या ओनली फॉर 2 होता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी आप 11 में ओनली फॉर शांत भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। 12वां क्वेश्चन कर रहा है, आश्रित समीकरण युग्म का डॉट डॉट हल होता है। तो आश्रित समीकरण युग्म का हल जो होता है अनंत होता है। दोस्तों क्या होता है इसका आंसर, अनंत होता है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 13वां कि दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लें इसको हम y मान लेते हैं या r ले लिए, तो 60 है और तो ये रैखिक बना रहा है, तो 110 और यहाँ मिलकर 180 होना चाहिए। तो 180 में से अगर 10 घटा तो 70 आ गया यहाँ पे, और 70 जी फ्री से बना देता हूँ, तो ये आपका हो गया 70। ये बाह कोण हो गया। अब बाह कोण कहता है किसी त्रिभुज का बाह कोण अभिमुख दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है, इसलिए 70 और 60 कितना होता है, 130 होता है, यानी इसका राइट आंसर 130 होगा डिग्री। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड के वृत्त की क्या कहलाती है। दोस्तों ये त्रिज्या कहलाती है। देखिए वृत्त है, अब वृत्त की स्पर्श रेखा, तो है ये स्पर्श रेखा कहीं बिंदु से आ रहा होगा, और केंद्र है बीच में, केंद्र को मिलाने वाली रेखा, अब ये स्पर्श रेखा केंद्र को मिलाने रेखा वृत्त का क्या कहलाया, त्रिज्या नहीं कहलाया। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x दिशा में क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि आप देखेंगे अगर ऐसे बनाते हैं, ये अगर x है तो ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो अगर हम कहें कि x अक्ष पर स्थित अगर कोई बिंदु को हम इस पर यहाँ स्थित करना चाहते हैं यहाँ पे, तो बताइए इसका y का नियामक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसीलिए y का नियामक 0 होगा। अगर कोई y अक्ष पर बैठाना चाहते माने यहाँ बैठाना चाहते हैं तो इसका x मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम x पर बैठाना चाहते हैं तो उसका y का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ कह रहा है y अक्ष पर स्थित होना चाहिए तो x मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का -4 10 के भुजा का मान पूछा है। देखिए दोस्तों, भुजा और कोटि होता है, तो हम x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। तो इसमें मेरा सवाल क्या बोला है, भुज बोला है, तो मेरा भुज क्या आंसर होगा, -4 आंसर होगा। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का सिक 90 - a बराबर क्या होता है, ये आपका 8.3 में पढ़ाया जाता है। सिक 90 - a बराबर कॉसेक a होता है, यानी आपका इसका आंसर राइट होगा कॉसेक a, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दूसरे का पूरक के बराबर होता है। पूरक कोण, दो कोणों का गुणनफल 90 के बराबर होता है, यहाँ पर कॉसेक बनाएगा। नेक्स्ट है कि sin 60 इंटू कॉस 30 माइनस sin 60 इंटू कॉस 30 का मान क्या होगा। देखिए हमने बताया था कि sin 60 के मान जो होगा वो cos 30 के मान के बराबर होगा। तो दोस्तों sin 60 और cos 30 दोनों के मान बराबर है। इधर sin 60 के मान जो होगा वो cos 30 के मान के बराबर होगा, दोनों के मान सेम है। यानी हम यहाँ अगर कहें तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि sin 60 का मान √3/2 होता है तो cos 30 का मान भी √3/2 होता है, तो 3/4 आ जाएगा, क्योंकि sin 60 का मान √3/2 हुआ और cos 30 का मान √3/2 होता है, तो 3 टोटल 4 आएगा। दोस्तों आप उसी तरह से अब क्या करेंगे, इसका करेंगे, इसमें भी sin 60 बोला, cos सेम ही चीज़ नहीं बोल रहा था, जो मान इधर होगा वही मान इधर होगा, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 0 घटाने पर। अब देखिए एपी का एक सवाल है 19 नंबर क्वेश्चन में, √3 √27 243 का सार्व अंतर क्या होगा। तो देखिए सार्व अंतर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि d1 - d2 इसका सूत्र होता है सार्व अंतर का, d1 - d2 इस हो जाएगी भी हो सकता है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं d तो सार्व अंतर का देता है ना, T2 - T1 होता है, ये फार्मूला है। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए फार्मूला भी जरूरी है और ट्रिक भी जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, अगर √27 हम लेते हैं और माइनस अगर √3 लेते हैं तो 27 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3√3 आएगा। ठीक है, और ये हमारा 3 आ जाएगा, सॉरी 3√3 आएगा, बाय मिस्टेक हो गया, ये 2√3 आएगा, क्योंकि 3 तो नहीं, बाय मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, हमारा 27 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 सही है, 3√3 सही था और ये 3 था, तो इसका सार्व अंतर बोला है, तो घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये 3 है तो 2√3 आएगा, यानी वहाँ पर सार्व अंतर क्या होगा, 2√3 होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है। अगर एपी में देखा जाए तो ये एपी नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ठीक है ना, 243 जैसे पूछा गया है, ये मैं कह सकता हूँ 81 आता है, यानी 9√3 का है, ये एपी नहीं भी है। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन या तो कुछ छूटा होगा और नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगा। 20 क्वेश्चन, प्रथम 5 धनात्मक समपूर्णांक का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, 5 धन समपूर्णांक क्या होगा, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो 2 4 6 8 1 10 होता है। इन सब को जोड़कर 5 से भाग दीजिएगा, तो 10 8 18 और 2 20 और 6 6
26 4 30, 30 में 5 है तो 5 6 30 यानी 6 बार आएगा यहाँ पे। और नहीं तो अगर हम चाहते हैं ना तो लास्ट में मेरा 10 आया था और शुरू में 2 आया था, 2 से भाग दे देंगे, 12 को 2 से घटाएंगे, अब कैंसिल करें कितना होगा 6 हो जाएगा। इस तरह से भी हम समझ सकते थे का। तो दोस्तों देखिए, मैं आपका ये वीडियो बहुत मेहनत करके बनाया हूँ और ये फर्स्ट वीडियो में ऐसा बनाया हूँ, तो इसमें बहुत बहुत नहीं बहुत कम कहीं त्रुटियां बोलने में हुई है, तो इसे मैं ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा और आप इसे दो मतलब एक बार नहीं 2 बार में समझिए। और बाकी इसका 21 से लेकर 46 क्वेश्चन तक जो है मैं इसका वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि इस सब का मैथ जो है बोर्ड पर पॉसिबल है, इस पर पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये वीडियो आप सबको समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में ये बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं गलतियाँ हुई है तो आप इसे कुछ गलत ना लिखें और हम इसे सुधार लेंगे, क्योंकि हम शुरू से ये मैं इसमें कर रहा हूँ। फर्स्ट में किसी को भी परेशानी होती है, ज़रा इस पर किसी को ऐतराज़ हो तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और ऐसा ही आपका वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। कट कर दिया जाएगा।